प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान का पहला पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इसमें जो है कुछ हद तक हम पहले पढ़ चुके हैं। रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, या किसी वस्तु को जलाने पर क्या होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पहले से थोड़ा थोड़ा जानते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, यहाँ पर दोबारा याद करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी पदार्थ रासायनिक क्रिया करता है तो किस प्रकार से करता है। अब यहाँ पर हम जो हैं एक उदाहरण इन्होंने बोला है कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए विचार करेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे इसने बोला है नंबर 1 कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जो ये बोल रहे हैं, जब आपका दूध खुला छोड़ जाता है तो क्या होता है, आप देखते हैं कि गर्मियों में वो दूध कुछ समय बाद जम जाता है और दही बन जाता है। इसी तरह लोहे का तवा, तसीला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। यानी अगर हम लोहे को खुला छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाता है। इसी तरह अंगूर जो हैं वो सड़ जाते हैं। इसी प्रकार से आपका पकाया भोजन जो है उसमें बास आने लगती है, यानी बदबू आने लगती है। इसी तरह जब हम किसी भोजन को खाते हैं तो वो हमारे शरीर द्वारा पचा लिया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे परिवर्तन आपको देखने को मिले, जैसे कि दूध का दही बन जाना, लोहे पर जंग लग जाना, अंगूर का सड़ जाना, भोजन का पक जाना, या फिर हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना, या हमारा ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को देना। यहाँ पर आपको क्या महसूस हुआ? कुछ न कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है आपको। तो यानी हमारे दैनिक जीवन में हमारे पास परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चों, हमारे जीवन में परिवर्तन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहले परिवर्तन को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरे परिवर्तन को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हम आपको देख रहे हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। दो तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिले, पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक मतलब हो गया जहाँ केवल उसकी भौतिक अवस्थाएं बदल रही है, यानी पहले वो ठोस था, फिर वो द्रव में बदल गया, या द्रव था तो गैस में बदल गया, या उसका ताप बदल गया। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। या जैसे हमने देखा कि एक मोमबत्ती जो है वो पिघल कर मोम बन जाती है, तो उसका आकार बदल गया है, यानी ताप बदलना, आकार बदलना किसी वस्तु का, ये सब भौतिक परिवर्तन है। जैसे एक गुब्बारे में हमने हवा फुलाई तो वो गुब्बारा साइज़ में बड़ा हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है। तो इस तरह का परिवर्तन क्या कहा जाएगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, ये टेम्पररी होते हैं, यानी कुछ समय के लिए होते हैं। ये तात्क्षणिक होते हैं, कुछ क्षण के लिए होते हैं, कुछ समय बाद इनको वापस पहले जैसा बनाया जा सकता है पदार्थों को। तो भौतिक परिवर्तन में यह अंतर है। रासायनिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन परमानेंट होते हैं, यानी स्थायी परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? स्थायी। स्थायी का मतलब कि ये एक बार हो गए तो हमेशा के लिए हो गए। उदाहरण के तौर पर आपने एक कागज़ जला लिया, उससे राख प्राप्त हुई आपको और धुआं प्राप्त हुआ, तो क्या आप उस राख से दोबारा कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये किस तरह का परिवर्तन हो गया? स्थायी परिवर्तन। इसी स्थायी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार कोई लकड़ी आपने जला ली, लकड़ी के जलाने पर कोयला प्राप्त हुआ, ऊष्मा प्राप्त हुई, और क्या हम उस कोयले को दोबारा लकड़ी में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, यानी एक रासायनिक परिवर्तन हो गया है। उसी प्रकार से अगर दूध दही में बदल गया तो क्या दही को दोबारा दूध बनाया जा सकता है? अवश्य है कि नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह एक स्थायी परिवर्तन हो गया। ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम जो है संसार भर में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हम देखते रहते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि एक स्टूडेंट ने क्या करा है, एक मैग्नीशियम का छोटे से टुकड़े को लिया है और उसने कैंची की सहायता से उसको पकड़ा हुआ है। चिमटे की सहायता से आपको पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये चिमटा उसने लगा के रखा है और उसको बर्नर की सहायता से, बर्नर में क्या होती है? आग होती है, इस आग की सहायता से उसको जलाया जा रहा है। तो ये किस में बदल जा रहा है? नीचे पाउडर में बदल जा रहा है। तो बच्चों, इस पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैग्नीशियम जो कि ठोस था वो पाउडर के रूप में बदल जा रहा है। यानी पहले तो निश्चित आकार का था, अब बाद में वो किस रूप में बदल गया? एक पाउडर फॉर्म में बदल गया। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे?
रासायनिक परिवर्तन जिसमें स्थिति, आकार, ताप परिवर्तन, ऊष्मा और किसी वस्तु की भौतिक अवस्था, सारी क्रियाएं या किसी गैस का निकलना, इस प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। इस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस चित्र को थोड़ा और बड़ा करके देख सकते हैं हम। इसमें आपको दिखाया जा रहा है मैग्नीशियम रिबन जलता हुआ। तो मैग्नीशियम रिबन जल कर किस में बदल जा रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जा रहा है। ये आपको दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको वॉच ग्लास कहते हैं, जिसमें उसको इकट्ठा किया जाता है। और ये मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा, इसमें मैग्नीशियम रिबन इसे हम कहेंगे, इसको जलाया जा रहा है बर्नर की सहायता से। तो इस तरह के परिवर्तनों को हम कहते हैं, कौन सा परिवर्तन? यहाँ पर आपको टूटता हुआ दिख रहा है पाउडर में। इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आगे हम देखेंगे पाठ में ही कि दूसरे पेज में यहाँ पर कहा गया है कि आपने देखा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच रासायनिक क्रिया होती है। जो मैग्नीशियम होगा Mg, उसका सिंबल हो गया Mg, उसको किसके साथ क्रिया कराई जाएगी? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का सिंबल होगा O2, तो इसका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो जो पाउडर हुआ उसका सूत्र हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बन गया। तो इस तरह की क्रिया कौन सी हो गई है? रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिली यहाँ पर। तो रासायनिक परिवर्तन भी देखने को मिला। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और दिए गए हैं। एक शंक्वाकार नली में कुछ जिंक के टुकड़े दिए गए, एक प्रैक्टिकल दिया गया यहाँ पर। इसको आपको एक चित्र दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ, जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर डाले गए, जस्ते के टुकड़े, और इसमें ऊपर से जो है क्या डाला गया, इसमें जो पदार्थ डाला गया उसका नाम है तन्यु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये एक अम्ल है। अम्ल एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं और जो धातुओं के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो है किसकी सहायता से? इस नली की सहायता से बाहर की ओर निकल जाती है। तो यहाँ पर भी एक रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिला कि दो पदार्थों ने क्रिया की और गैस बनाया, यानी एक ठोस था, एक द्रव था, और उन्होंने मिलकर गैस बना ली। तो इस तरह के परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन विशेष परिवर्तन है, यानी ये पदार्थों के रासायनिक गुणों पर आधारित होते हैं। तो इन क्रियाकलापों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसको इन चरणों से पहचाना जा सकता है। यदि वस्तु की अवस्था बदल रही हो, यानी वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से गैस बन रहा हो, तो इसका मतलब कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। दूसरा, यदि वस्तु का रंग बदल रहा हो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का कलर अलग होता है और मैग्नीशियम के पाउडर का कलर अलग होता है। तो रंग बदलने की क्रिया अगर कहीं पर हो रही है तो उसको भी रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अगर कहीं पर गैस निकल रही है तो उसको भी एक रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। अगर किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। और एक पॉइंट और जोड़ा जा सकता है, अगर कहीं पर ऊष्मा शोषित हो रही है या निकल रही है तो इसको भी रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन जो है हमारे दैनिक जीवन में होते रहते हैं। अगर आप सूची बनाना चाहेंगे तो अपने घर के आसपास बहुत से रासायनिक परिवर्तनों को आप देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। एक मोमबत्ती का जलना, एक दिए का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ को जलाना, पॉलीथीन को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बन जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से मक्खन निकालना, क्रीम निकालना, दूध से क्रीम का निकालना, वो एक भौतिक परिवर्तन हो गया। और इसी प्रकार से हम जो हैं बहुत सारे रासायनिक परिवर्तनों को, या मक्खन को पिघलाकर घी बनाना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो रासायनिक परिवर्तनों को हम दैनिक जीवन में देखते ही रहते हैं, महसूस करते हैं। इसी के आधार पर ये पाठ बनाया गया है। तो आगे हम देखेंगे कि किसी रासायनिक परिवर्तन को दर्शाया कैसे जाता है। बच्चों, किसी रासायनिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण बनाना। अब रासायनिक समीकरण होती क्या है? उदाहरण के तौर पर आपने क्रियाकलाप किया था जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाया गया था और मैग्नीशियम का पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिला था। अगर हम इसको वाक्य के रूप में लिखते रहें
तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखना बहुत लंबा हो जाता है। तो यानी इसको छोटे से छोटे रूप में लिखना चाहिए हमको। तो इसको हम अगर शब्द समीकरण के रूप में लिखें तो यह सरल विधि हो गई। जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिन चीज़ों ने क्रिया की उनको हम अभिकारक कहते हैं। क्रिया करने के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहा जाता है। अभिकारक हमेशा बाएं पक्ष में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, और उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। साथ में आपको दिख रहा होगा इनके बीच में एक एरो साइन भी लगाया जाता है, तीर का निशान, जो यह दर्शाता है कि क्या जुड़कर क्या बनेगा। तो एरो साइन बीच में लगाया जाता है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, अतः इन्हें अभिकारक कहेंगे, और जो नया पदार्थ बन रहा है उसको उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ पे उत्पाद आपको क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दिख रहा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक शब्द समीकरण द्वारा आसानी से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर शब्द समीकरण को अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो हम ये पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसे, कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमने वाक्य रूप में नहीं लिखा इसे, हमने इसे शब्द रूप में लिखा है केवल। ये धन ये देता है, ये धन ये देता है। तो ये इस एरो साइन का मतलब होता है गिव्स, इंग्लिश में गिव्स मैंने देता है, गिव्स आप जानते ही हैं, देता है। और इसमें यह समझा जाएगा कि मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन देता है, क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ये अभिकारक पक्ष हो गए, ये उत्पाद पक्ष हो गए। जो बना वो उत्पाद, जिन्होंने क्रिया की उनको अभिकारक कहा जाएगा। आगे आप देखें पाठ में कि शब्द समीकरणों को कैसे लिखा जाता है। समीकरण को, शब्द समीकरण में अभिकारकों उत्पाद के बीच एक तीर का निशान दर्शाया जाता है। एक तीर का निशान अभी हमने आपको बताया था कि एक तीर का निशान लगाया जाता है बीच में। अभिकारकों के बीच धन का उपयोग किया जाता है, जिसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो अभिकारक बाएं पक्ष था, दाहिना पक्ष जो है वो उत्पाद पक्ष हो जाता है। अगर उत्पाद बहुत दो या दो से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में भी प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। तो दाईं ओर इनको उत्पाद को लिखा जाता है। तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है, कौन सी दिशा में अभिक्रिया हो रही है। उदाहरण के तौर पर आप ऊपर देखेंगे इस समीकरण में, यहाँ पर आपको दो से ज़्यादा क्या देखने को मिले? अभिकारक देखने को मिले, इसलिए उनके बीच में कौन सा साइन लगाया गया है? प्लस का साइन लगाया गया। उत्पाद एक ही बन रहा था, इसलिए उनके बीच में कोई साइन नहीं लगाया गया है। आप ये समझ गए होंगे। अगर दो पदार्थ बन रहे तो धन का साइन भी हमें बीच में दूसरा पदार्थ यहाँ पर लिखना पड़ता, पर ऐसा नहीं है, एक ही उत्पाद मिला है, इसलिए ऐसा हमने धन का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाया है। तो अभिकारक हमेशा बाएं पक्ष में लिखा जाते हैं, उत्पाद दाएं पक्ष में लिखे जाते हैं, उनके बीच गिव्स का एरो होता है, और उनको दो से ज़्यादा अभिकारक या उत्पाद हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता है। इस प्रकार ये जो है अभी आपको दिख रहा है, ये शब्द समीकरण है, यानी इसमें शब्दों के माध्यम से जो रासायनिक क्रिया है उसको दर्शाया गया है। आगे आप देखें कि रासायनिक समीकरण को और शॉर्ट करके कैसे लिखा जा सकता है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण को निरूपण करने की क्या इससे भी छोटी विधि है? तो उसको है रासायनिक सूत्र का उपयोग करके हम रासायनिक समीकरण को और छोटा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती है। अगर हम उसमें चिन्हों का उपयोग कर दें, यानी हमने जो है उनको संकेतों का उपयोग किया, रासायनिक संकेतों का, रासायनिक संकेत या रासायनिक सूत्र का। अब संकेत क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं? सूत्र बच्चों वो होते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिल रहे हैं, या जहाँ पर दो से दो ज़्यादा परमाणु मिल रहे हैं, उनको हम सूत्र कहेंगे। जैसे MgO2 हैं ये, तो 2 मतलब दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिले तो ये सूत्र हो गया ऑक्सीजन का। इसी तरह अगर आपको दिख रहा होगा MgO, ये सूत्र क्यों है? क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह के पदार्थ मिले हैं, एक Mg मिला है और उसके साथ O भी मिला है, तो इसलिए इसको सूत्र कहा जाएगा। तो सूत्र और संकेत में अंतर है। संकेत जैसे केवल Mg है तो ये संकेत कहा जाएगा, लेकिन O2 को सूत्र कहा जाएगा, MgO को भी सूत्र कहा जाएगा। तो सूत्र और संकेतों के द्वारा जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण पहले वाली थी, अब आ गई आपके पास रासायनिक समीकरण।
उदाहरण के तौर पर जो क्रिया भी आपने पढ़ी थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? अब हम इसको लिखते हैं, मैग्नीशियम को पुराना लिख के हम उसका संकेत लिखेंगे Mg, ऑक्सीजन को पुराना लिख के उसका सूत्र लिखेंगे O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखा जाएगा MgO, और बीच में क्योंकि दो अभिकारक हैं तो प्लस का चिन्ह, और एक गिव्स का एरो, और उत्पाद एक ही है तो प्लस आगे नहीं आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि पहले हम जहाँ शब्दों का उपयोग कर रहे थे, अब वहाँ पर हम रासायनिक सूत्रों और संकेतों का उपयोग करके हम रासायनिक समीकरण को और शॉर्ट बना सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण को संकेतों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा लिखना। अब आप समझ गए होंगे बाईं पक्ष में जो है यहाँ पर जो है अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या ये समीकरण सही है? अगर हम तुलना करें तो देखें यहाँ पर Mg का एक परमाणु है, O के यहाँ पर दो परमाणु हैं, और Mg का यहाँ पर एक परमाणु है, और O का यहाँ पर एक ही परमाणु है, O2 नहीं है, ये केवल O है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये Mg तो इस Mg के बराबर है, परंतु ये O बराबर नहीं है इस O के। यानी ये समीकरण जो है क्या नहीं करती है? संतुलित नहीं है। संतुलित मतलब बैलेंस। अब जैसे आप बाज़ार में आटा लेने जाते हैं, अगर आप तराजू इस्तेमाल करेंगे तो तराजू में क्या होगा, 1 किलो इधर रखा होगा तो दूसरी तरफ उधर भी रखा होगा, 1 किलो सामान भी आप ले रहे होंगे, बराबर माप का आप ले रहे होते हैं। इसी तरह प्रकृति में क्या होता है, जब भी कोई रासायनिक समीकरण होती है, बाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष के परमाणुओं के संख्या के बराबर अवश्य होनी चाहिए। अगर ऐसा है, अगर कहीं पर समीकरण में बिल्कुल सही है ऐसा, तो उसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उसको कहेंगे असंतुलित समीकरण। उदाहरण के तौर पर एक संतुलित समीकरण मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक बड़ा करके दिखाते हैं आपको। एक सब समीकरण मैं लिख रहा हूँ, C धन O2 देता है CO2। अब इसमें आप परमाणु की संख्या गिने। इसमें कितने परमाणु हैं? कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 2। कुछ नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब 1 है, ये 1 है यहाँ पर। कुछ मतलब कुछ नहीं मतलब 1। तो एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, दो ऑक्सीजन इधर भी हैं, दो ऑक्सीजन इधर भी हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह एक संतुलित समीकरण है। परंतु जो हमें ऊपर दिखाई गई थी वो एक असंतुलित समीकरण हमें देखने को मिली है। तो Mg धन O2 गिव्स MgO एक असंतुलित समीकरण है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि नहीं तो रासायनिक समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान समान नहीं है। तो बच्चों, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण इतने में मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ढांचा समीकरण मतलब ये केवल ये बता रही है क्या क्या मिलके क्या बना है, ये नहीं बता रही कि कितने परमाणु थे, किसके कितने थे। तो इसको हम समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहेंगे। ढांचा रासायनिक समीकरण मतलब ये केवल ये बता रही है कि मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, परंतु ये नहीं बताया कि कितने परमाणु किसके लगे, सही सही संख्या नहीं बताई गई। तो इस प्रकार की समीकरण को ढांचा समीकरण कहते हैं। केवल स्केलेटल इक्वेशन ढांचा समीकरण है, ये ढांचा रासायनिक समीकरण है जिसमें केवल ये पता लगता है कि कौन कौन से पदार्थ क्रिया करके क्या बना रहे हैं। तो इसमें परमाणु की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगता है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल।